सभी प्यारे दोस्तों को अनुसर का नमस्कार। जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि हम आपको ये प्रॉपर प्रिपरेशन यूपी पीजीटी की कराएंगे और इस यूपी पीजीटी की प्रिपरेशन में हम आपके साथ रहेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। तो हम अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो गया। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो हमें भी खुशी होगी और साथ ही साथ आपको भी बहुत खुशी होगी, क्योंकि जीवन का एक नया अध्याय जरूर लिखा जाएगा और इस अध्याय में हम एक छोटी सी आहुति अपनी देना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सेलेक्ट हो जाए तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि हम चैनल को और ज़्यादा आपको यूट्यूब पर मटेरियल प्रोवाइड करवा सकें। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज वीडियो नंबर 1 स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की अगर मैं बात करता हूँ, ये वीडियोस हमारे एक अलग फोल्डर में रहेंगे जिसका नाम होगा 150 वीडियोस, यानी सिलेक्शन वीडियोस नाम होगा। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगी आपके लिए। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि एक एक पॉइंट हम क्लियर करेंगे एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के इस ऐप पर। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी यूं ही चलती रहे तो फिर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम शुरुआत करते हैं, बिल्कुल बेस से चलेंगे। आपको ये मानना पड़ेगा कि भाई चलिए हमारे बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर होते चलें। इस व्यू में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ये नोट्स लगाए हुए हैं। इन नोट्स में खास बात ये भी होगी कि ये नोट्स आपको बहुत ही जो है सहूलियत देंगे, बहुत इम्प्रूवमेंट देंगे आपके अंदर। देखिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि एटम का कंपोजिशन क्या है। तो ये तो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं और समझाने की भी ज़रूरत नहीं कि एटम का कंपोजिशन क्या होना चाहिए। एटम का कंपोजिशन आपको पता है कि एटम के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन है ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, उसके बाद हाइड्रोन, मीजॉन, नेगेटिव पाई मीजॉन, ये सब पार्टिकल होते हैं। यहाँ पर जो मेन पॉइंट हम गागर में सागर लेकर के चलेंगे, ये हमारा वन शॉट वीडियो होगा और वन शॉट स्ट्रक्चर ऑफ एटम बोलेंगे इसे। तो इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने 1897 में डिस्कवर किया और यहीं पर इसको ये बताया था कि जो एक्सपेरिमेंट जिसके द्वारा ये डिस्कवर किया गया था, उनको जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया उसको विलियम क्रुक्स और जे थॉमसन दोनों ने मिलकर के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। बाद में इसको चार्ज रेशियो और मास रेशियो जो था वो जे थॉमसन ने मोलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जब किया गया मोलिकन के द्वारा, तब ये कंफर्मेशन हुआ। तो उसके बाद जे थॉमसन ने इसी पार्टिकल को जो है वो इलेक्ट्रॉन कहा। एक बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि यहाँ पर कैथोड रेज का रोल बहुत बड़ा था, यानी कैथोड रेज की मदद से ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। ये बात आप नोट डाउन करते चलिए, कहीं पर ये पॉइंट आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए और बना डालिए बढ़िया से नोट्स। इनकी प्रॉपर्टीज में बहुत बड़ी बात नहीं है, सब 11th-12th की किताबों में दे रखी हैं, तो प्रॉपर्टी आप ऑटोमेटिकली अपने आप प्रिपेयर करिएगा, यहाँ पर मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन जो बताया जाता है, जो पीजीटीज में पूछा जाता है, वो ये है कि E/M रेशियो कितना था। तो E/M रेशियो जो है वो कितना था, माइनस का 1.7 इंटू 10⁻⁸ कूलम पर ग्राम था E/M रेशियो। यानी इलेक्ट्रॉन का अगर E/M रेशियो देखते हैं तो माइनस का 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम था। इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ अगर कंटिन्यू कर लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अगर आइंस्टीन के रिलेटिविटी थ्योरी देखते हैं तो मास भी इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और अपॉन 1 माइनस यू अपॉन सी का होल स्क्वायर। तो यू यहाँ पर वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट मानी गई है। तो इसके हिसाब से अगर मास देखा जाता है और चार्ज देखा जाता है तो दोनों की वैल्यू आपको पता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और जबकि चार्ज यहाँ पर जो है वो माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम है। तो ये सभी चीजें आपको नोट डाउन करनी चाहिए। हम क्वेश्चन से लेवल की बात करेंगे, वन शॉट वीडियो, इसीलिए इसको बोला है कि हम टू द पॉइंट बात करेंगे, इससे ज़्यादा फालतू बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे और हर चीज़ इंपॉर्टेंट ही बताएंगे आपको। तो ये अनुसार का स्ट्रक्चर ऑफ एटम का चैप्टर
आज आपको भरसक ये जरूर याद दिलाएगा कि आखिरकार स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको पढ़ना क्या क्या चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद चल लेते हैं हम लोग प्रोटॉन पर। प्रोटॉन गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड के द्वारा डिस्कवर किया गया, लेकिन अगर एग्जामिनेशन में आता है तो मैं गोल्डस्टीन को मानता इसलिए हूँ क्योंकि सभी कंपटीशन में गोल्डस्टीन को ही प्रेफरेंस दी गई है। गोल्डस्टीन ने 1886 में जो है वो परफोरेटेड कैथोड का एक्सपेरिमेंट किया, इसलिए गोल्डस्टीन का नाम दिया जाता है, जबकि नाम प्रोटॉन जो है वो रदरफोर्ड ने ही दिया था, नेम दिया था रदरफोर्ड ने, और गोल्डस्टीन ने यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डिस्कवरी की थी। गोल्डस्टीन ने डिस्कवरी की थी, इस बात का ध्यान देना। नेम रदरफोर्ड ने दिया था। तो इन चीज़ों को अगर आप गहन अध्ययन करेंगे, ध्यान रखेंगे ना, तो फिर आपका यूपीपीजीटी एग्जामिनेशन जरूर निकलेगा। इनकी प्रॉपर्टीज वही पॉजिटिव रेज होती है, कैनाल रेज होती है, सिंपल प्रॉपर्टीज हैं और इन पर बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि अगर हम न्यूट्रॉन पर आ जाते हैं भैया, न्यूट्रॉन देखिए, मैं यहाँ पर अपनी फोटो नीचे चला रहा हूँ जिससे कि आप मेरी शक्ल भी देखते रहें। न्यूट्रॉन जो है, यहाँ पर न्यूट्रॉन की बात आती है जिसे 0 and 1 से रिप्रेजेंट किया गया है। 0 and 1 ये तो आप भी जानते हैं कि न्यूट्रॉन 0 and 1 होता है, और इसे जेम्स चैडविक साहब ने डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था? जेम्स चैडविक साहब ने बम्बार्डिंग की थी अल्फा पार्टिकल की। ये हमारे अल्फा पार्टिकल है, यहाँ पर ये अल्फा पार्टिकल है और ये बेरिलियम है। जब इसने इस पर बम्बार्डिंग की तो ये कार्बन में कन्वर्ट हो गया और साथ में एक ऐसा पार्टिकल निकला जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये एक्सपेरिमेंट इस तरीके से भी किया गया, ये किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन ये भी किताबों में लिखा हुआ है भैया। तो दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। अगर पेपर में पीजीटी एग्जाम में ये बात भी आ जाती है कि बोरॉन पर कराई है अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग, तो भी संभव है। ऐसा नहीं कि बोरॉन पर संभव नहीं है, पता लगा बोरॉन पर आपने संभव ही नहीं लिखी। तो यहाँ इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ये दोनों रिएक्शन किसी ना किसी तरीके से आपसे पूछी जा सकते हैं। न्यूट्रॉन टूटता है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, और एंटी न्यूट्रिनो में टूटता है। तो न्यूट्रॉन की ब्रेकिंग आपको दिखाई दे रही होगी। ये हमारा एक न्यूट्रॉन है और ये किस में टूटा? ये प्रोटॉन में टूटा, और इलेक्ट्रॉन इसमें से साथ में निकला, और एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल भी यहाँ जनरेट होता है। तो टोटल अगर हम लोग सभी पार्टिकल की बात कर लेते हैं, कलेक्शन बात कर लेते हैं, डिटेल बात कर लेते हैं, तो बात आपके सामने है कि हम ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की भी बात करेंगे, प्रोटॉन की भी बात करेंगे, न्यूट्रॉन की भी बात करेंगे। सभी लोग इस क्लास को ज्वाइन करें। हम अधिकतर केजी वाले वेट को ही कंसीडर करते हैं, तो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, जबकि प्रोटॉन पर 1.67, 3 × 10⁻27 किलोग्राम, और जबकि प्रोटॉन पर जो वैल्यू न्यूट्रॉन पर है वो 7.5 है, यहाँ 7.3 है। कभी कभी कुछ किताबों में 2 भी दे रखी है। ये दोनों का मास लगभग और लगभग बराबर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस चीज का भी आपको ध्यान देना। चार्ज अगर देखते हैं तो हम लोग अधिकतर कूलम में ही, माइनस का 1.6 × 10⁻19 कूलम यहाँ प्लस में हो जाती है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है साथियों। और अगर आप स्पेसिफिक E/m स्पेसिफिक चार्ज जिसे बोलते हैं E/m रेशियो, तो ये अधिकतर पीजीटीज में पूछा गया। तो मैं यहाँ पर तो पीजीटी लिख रहा हूँ और साथ ही साथ पीजीटी यहाँ पर भी लिख रहा हूँ, ये भी पीजीटीज में पूछा गया है। तो अगर आप पीजीटीज की इन चीज़ों को ध्यान रखते हो ना, तो फिर आप 100% सेलेक्ट कैंडिडेट कहलाओगे, ये मान लीजिए। अब कौन कौन से अदर पार्टिकल्स होते हैं? देखिए, एटम को तो ये सभी जानते हैं कि भैया ये एटम है, और एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये तो ठीक है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि भाई इनके अलावा भी पॉजिट्रॉन हो गया, न्यूट्रिनो हो गया, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल हो गया, ये पार्टिकल भी संभव है, तो फिर इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये पार्टिकल भी संभव है। अब इन पार्टिकल्स की डिटेल भी थोड़ी सी जो जरूरत है, यहाँ जरूरत क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो एग्जामिनेशन पीजीटी पॉइंट में आ सकता है, जिसको पीजीटी ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, वो क्लास आपका क्या है? सबसे पहली बात यह है कि पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी एंडरसन ने की थी 1932 में, न्यूट्रिनो की पॉली और फर्मी ने की थी, यही पूछा जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस पे चार्ज पूछ लेंगे। जैसे एंटी प्रोटॉन है तो ऑब्वियसली नेगेटिवली चार्ज होगा, है ना, नेगेटिवली चार्ज होगा। और इसको सैम्बर्गिलियन सुगरी और वेलेंड ने भी डिस्कवर किया था। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा नाम ये पूछा जाता है, ठीक है ना। कैम्बर्लियन सुगरी का नाम सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। चैम्बरलियन भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ कैम्बरलियन भी बोलते हैं, तो आप कैम्बरलियन बोलिए, ज़्यादा बेटर है। और यूकाबा का आप
पीजीटी का पेपर उठाइए, एंडरसन युकावा आपको हर जगह मिल जाएंगे। ये पीजीटी का बेस्ट क्वेश्चन और बेस्ट टॉपिक माना जाता है। और पावेल का नाम भी इसलिए मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा क्योंकि पाई मेजॉन को बहुत बार ये तब डिस्कवर किया था जब भारत आज़ाद हुआ था। तो पावेल इनका यहाँ पर आप याद 1947 है, याद हो जाएगा, आज के बाद भूलोगे। 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तभी मेजॉन डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, पाई मेजॉन, नेगेटिव, पॉजिटिव, ये सब हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाना वाला पार्टिकल जो है वो यही है, पाई मेजॉन में पॉजिटिव, नेगेटिव। यहाँ पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ओवरऑल मास भी सब में एक ही है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस आया है न्यूट्रल वाले में, बाकी दोनों में मास सेम ही आ रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे आप बढ़िया क्लास हमारी ज्वाइन कर पाएँ तो फिर इस क्लासेस को जरूर सपोर्ट करिए। कमेंट एक बार बढ़िया से जरूर कर दिए जाकर के चैनल पर, हम भी अच्छे से आपको और मोटिवेशन के साथ पढ़ा सकेंगे। देखिए, एटॉमिक नंबर बहुत बड़ी बात नहीं है बताना, और एटॉमिक नंबर आपको आता है, मास नंबर भी आपको आता है। मैं तो सिर्फ इतनी बात बताऊंगा कि अगर कोई एलिमेंट यहाँ पर ई दे रखा है तो नीचे जो है वो एटॉमिक नंबर जेड होता है, ऊपर मास नंबर ए होता है। ये मैं इतना बता दूंगा, बाकी आपको सब पता है, यहाँ पर मुझे डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सब जानकारियां आपको है। कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालते हैं, इस पर भी कोई विशेष जानकारी आपको नहीं देनी चाहिए मुझे। लेकिन हाँ, जो क्वेश्चन पीजीटीज में पूछे जाते हैं वो आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, ये दुनिया जानती है। ये पीजीटीज में खूब पूछा जाता है कि भाई आइसोटोप में पीजीटी, और ये भी पीजीटी क्यों खूब पूछे जाते हैं। आइसोटोप यानी कि अगर एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट हो जाए तो आइसोटोप बन जाते हैं। जैसे ये एग्जांपल हो गया, ये एग्जांपल हो गया, ये एग्जांपल। नहीं, एटॉमिक नंबर सेम रहे, यानी पैरों पर सेम, पैर दोनों जुड़ जाएं। यहाँ देखिए, पैर दोनों जुड़ जाते हैं, ये दोनों पैर आपके मैंने जोड़ दिए, ये जुड़े हुए पैर हैं, ये जुड़े हुए पैर हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर पैर दोनों नहीं मिलेंगे, ऊपर सिर जुड़ जाता है, तो यहाँ पर आप सिर जोड़ लीजिए, ये सिर जोड़ लीजिए, तो ये यहाँ पर सेम मास नंबर आ जाता है। मास आइसो बार, यानी बार मतलब ऊपर की तरफ। ठीक है, बार हमेशा ऊपर लगता है ना, तो इसलिए बार ऊपर की तरफ रखिए, और बार के बाद यहाँ पर आइसोटोप नीचे की तरफ रखिए। ठीक, तो इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट है आज की ये वीडियो आपके लिए वरदान। जो लोग कोचिंग ट्यूशन नहीं ले सकते हैं उन लोगों के लिए आज ये चैनल बहुत लाभदायक बनेगा, और मैं चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आपको इस पर देना चाहिए। आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पर भी क्वेश्चन खूब पूछा गया है। और आइसोटोन्स मतलब यहाँ पर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के एग्जाम्पल जरूर याद करिएगा। 14 सिलिकॉन 30, 15 फास्फोरस 31 और 16 सिलिकॉन 32। इनमें आप प्रोटॉन का नंबर चेक कर लीजिए। देखिए, 32 में से 16 को माइनस कर दीजिए, 16 आ जाएगा। यहाँ पर 31 में से 15 को माइनस कर दीजिए, तब भी 16 आ जाएगा। 30 में से 14 को माइनस कर दिए, तब भी 16, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम आने चाहिए साथियों, तभी हमारा आंसर एग्जैक्ट आ पाएगा। है ना वीडियो बढ़िया? एक बार तो यार कमेंट बनता है कहीं ना कहीं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज से बात करते हैं तो जिनमें ये क्वेश्चन, तो आप पीजीटी का पेपर उठा लो, अगर ना मिला हो तो बताना, पढ़ाना बंद कर दूंगा। इसमें से सी और सी एन और ये ज़्यादा आए हैं, यहाँ पर N2 और CO2 बहुत ज़्यादा। ये दोनों एग्जाम्पल पीजीटीज के हैं, ये पीजीटीज में खूब आते हैं एग्जाम्पल। तो मैं चाहता हूँ कि आपको भरपूर नॉलेज मिलती रहे और ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहे। ये फार्मूला पीजीटीज में खूब पूछा जाता है। ये फार्मूला आपको ये बताता है कि आखिरकार हम लोग कैसे आइसोटोपिक मास डिटरमाइन करते हैं। डिटरमाइन द आइसोटोपिक मास परसेंटेज ऑफ द ए की पावर x अपॉन 100 इंटू मास ऑफ द ए की पावर x, प्लस इसका अपोजिट परसेंटेज रखिए, मास y का कर दीजिए। तो यहाँ पर a और x, ax और ay इज द आइसोटोप ऑफ द एलिमेंट। आइसोटोप का मतलब समझ ही गए होंगे, कोई भी एलिमेंट a है उसके दोनों आइसोटोप है, मास नंबर डिफरेंट है, और कोई बात नहीं है यहाँ पर, ये बात ध्यान दीजिएगा। चलिए, थॉमसन मॉडल मुझे बताना नहीं। थॉमसन मॉडल सिंपल आपसे ये कहता है, एक बार मैं चेक कर लूँ वीडियो। ठीक है, बिल्कुल सही चल रहे हैं हम लोग। ये थॉमसन मॉडल हमारा क्या कहता है, ये वाटरमेलन मॉडल और आपका रेजिन मॉडल भी बोला गया है, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल भी इसको कहा गया। तो प्लम पुडिंग मॉडल, और ये मॉडल एक्चुअली में फेल इसलिए कि चार्ज मास रेशियो को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, और कोई बात इस मॉडल में भैया नहीं थी। समझ में आई मेरी बात? चलिए, इस बात का भी ध्यान दीजिए। इसके बाद रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का सबसे बड़ा
क्वेश्चन यही कि इसमें कौन सा पार्टिकल यूज़ किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें अल्फा पार्टिकल यूज़ किए गए थे। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग की गई थी इसके अंदर, इस बात का आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। केवल एक पार्टिकल आउट ऑफ लगभग 10 से 20,000 भी बोले गए हैं, उनमें से 20,000 में से केवल एक पार्टिकल वापस आए, तो इससे पता लगा सेंटर पे कोई ना कोई मास है। ये एक्चुअली में ये जो एक्सपेरिमेंट था ये किस बात के लिए था? न्यूक्लियस की डिस्कवरी का था ना। तो न्यूक्लियस विच इज स्मॉल इन साइज बट कैरीज द एंटायर मास दैट इज कंटेन द फुल न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, इस बात का विशेष तौर से ध्यान आपको देना चाहिए। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, इसके अंदर जहां इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो पार्ट भी आपको पता हो गया है। तो बहुत ही ये एक्चुअली में प्लेनेटरी एटॉमिक मॉडल भी कहा गया था। तो ये नाम जरूरी है, नाम जरूरी है, बहुत जरूरी नाम है। तो इन नामों को याद रखिएगा। प्रॉपर्टीज न्यूक्लियस की क्या होती हैं, ये बात भी आपको गहन अध्ययन के साथ रखनी चाहिए। जैसे आपको न्यूक्लियस का साइज पता रहना चाहिए। डायमीटर क्या है इसका? डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस इज 10⁻⁻15 मीटर है, यानी कि 1 फर्मी बोला जाता है। तो डायमीटर रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस 1.5 इंटू 10⁻⁻15 मीटर का है, यानी कि बहुत ही छोटा है, माइन्यूट है। रेडियस कितना? 1.5 इंटू 10⁻⁻15, तो चाहे रेडियस बोलो या डायमीटर, नियर अबाउट बात वही आ रही है। तो इसलिए आप ये कह सकते हो कि 1.5 से 1.6 फर्मी तक ये जाता है। और न्यूक्लियस का रेडियस आपको पता होना चाहिए 10⁻, अब यहाँ पर 1.5 Rn इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस बात आ जाती है। तो Rn इज इक्वल टू R0 इंटू 1.5 इंटू 10⁻15 इंटू A⁻1/3, इससे हम लोग निकाल सकते हैं। अब एग्जिबिटेड दैट न्यूक्लियस, यहाँ ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में ना ले जाना। न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁻5 टाइम्स स्मॉलर देन द कंपेयर टोटल साइज ऑफ द एटम। ये क्वेश्चन पीजीटीज में पूछा जा सकता है कि कितने साइज में वेरिएशन आ रहा है। तो क्योंकि हम लोग जो कंसीडर करते हैं 1 एंगस्ट्रॉम कंसीडर करते हैं, तो लगभग एटम जो होगा, अगर हम यहाँ पर देखें ये एटम है, इसके बीच में न्यूक्लियस है, तो दोनों में जो साइज का जो डिफरेंस है वो 10⁻⁻5 मीटर का है जनाब। 5 टाइम्स की बात करें, 5 मीटर की नहीं, 5 टाइम्स की बात करें तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 5 टाइम्स कर देता हूँ, 10⁻5 टाइम्स की बात कर देता हूँ। ठीक है, ये बात आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। डेंसिटी कैलकुलेट करनी तो मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, दोनों को डिटेल करिए। और मास ऑफ द न्यूक्लियस मास नंबर पर डिपेंड करता है। वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस का मतलब हुआ 1 मोल की बात करेंगे 4/3 πr क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होता है, तो आप इससे भी निकाल सकते हो। ड्रॉबैक रदरफोर्ड का पता है, पूछा गया, प्लेनेटरी मॉडल को नहीं एक्सप्लेन कर पाया था ये। इट डज नॉट ओबे द मैक्सवेल थ्योरी ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, इसको नहीं एक्सप्लेन कर पाया। ये कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का नहीं एक्सप्लेन कर पाया। और साथ ही साथ ये भी नहीं बताया था कि मैक्सवेल थ्योरी स्मॉल चार्ज पार्टिकल जब रिवॉल्व करता है तो आपने देखा होगा स्पाइरल जो यहाँ पर पार्ट बनता है, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूम रहा है, धीरे धीरे साइज घटता चला जाएगा, अल्टीमेटली इट विल फॉल डाउन इनसाइड द न्यूक्लियस। ये बात आपको पता रहनी चाहिए साथियों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो चल रही है आज की, जरूर कमेंट करिए जा करके। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है, एक्चुअल में जो सन से जो रेज आ रही हैं, डिफरेंट टाइप्स की वेवलेंथ हैं, उनमें चाहे वो एक्स रेज हो, कॉस्मिक रेज हो, गामा रेज हो, रेडियो वेव हो, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंतर्गत आती हैं। अब इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी पता होनी चाहिए कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर ही ट्रेवल करती हैं, मतलब उनकी स्पीड वही होती है। और इनके अंदर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी होता है, मैग्नेटिक कंपोनेंट भी होता है, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलती है, बात ध्यान दीजिएगा। अब इसमें वेवलेंथ का फार्मूला मुझे नहीं पढ़ाना है, फ्रीक्वेंसी का, वेलोसिटी का, वेव नंबर, ये ऑटोमेटिकली आपको सभी आते हैं। इन पर डिस्कशन करने का मतलब नहीं है, कारण ये कि ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी 11th-12th में पढ़ाते हो, इसलिए हम वहाँ पर ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं जो एग्जामिनेशन में पीजीटीज लेवल पर ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा इनका ऑर्डर, पीजीटी का पेपर उठाइए और इनके ऑर्डर को चेक कर लीजिए कि आया है कि नहीं आया है, आया है कि नहीं आया। यहाँ पर मैं पीजीटी लिखे दे रहा हूँ। 1 शॉर्ट क्लास है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, 1 शॉर्ट क्लास स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, नोट कर लीजिए आप अच्छे से। तो
तो यहाँ पर इसको याद करने का बेस्ट मेथड भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आखिरकार कैसे याद करेंगे। यहाँ याद कर लीजिएगा काशी काशी गामा काशी गामा का एक्सरे काशी गामा का एक्सरे अल्ट्रा विजिबल अल्ट्रा इसे याद रखना अल्ट्रा विजिबल काशी गामा का एक्सरे अल्ट्रा विजिबल इन माई रेडियो। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। ये आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के अकॉर्डिंग है। तो अगर आप इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के अकॉर्डिंग याद करना चाहते हैं तो सिंपल तरीके से आप इधर से भी लिख सकते हैं। काशी गामा का यहाँ से लिख सकते हैं काशी गामा कोसी लिख लेना, याद करना काशी गामा का एक्सरे अल्ट्रा विजिबल एक्सरे काशी गामा का एक्सरे अल्ट्रा विजिबल इन माई रेडियो। तो ऐसे करके अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आपका ऑटोमेटिकली एनर्जी हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एनर्जी जो होती है वो वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होती है। तो ये चीज़ भी आपको जानकारी में रहेगी। बहुत ही बढ़िया ढंग से ये पीजीटीज में लगभग मेरी नॉलेज में अब तक 4 बार आ चुका है, 4 टाइम्स आ चुका है, तो याद करिए। लेकिन ये भी पूछा गया कि कॉस्मिक रेज कहाँ है, तो आउटर स्पेस में मिलती हैं ये कॉस्मिक रेज। एक्स रेज ज़्यादा नहीं पूछी जाती है, लेकिन अल्ट्रावायलेट भी ज़्यादा नहीं पूछी जाती, इंफ्रारेड पूछी जाती। इंसिडेंट ऑब्जेक्ट जितने भी हैं उनमें जहाँ पर चमक पैदा होती है, जैसे कि आपने देखा होगा जो रिमोट होता है उनमें IR ही यूज होती है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, इनकैंडिसेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनकैंडिसेंट ऑब्जेक्ट में। और माइक्रोवेव अगर हम देखते हैं तो माइक्रोवेव भी अभी तक नहीं आई, तो क्लेस्ट्रॉन ट्यूब में होती है, लेकिन अभी बहुत कम पूछी गई हैं। रेडियो वेव सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो ये 3 वेव की उम्मीद मुझे ज़्यादा लग रही है, तो आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि स्पेक्ट्रम एक्चुअली में क्या है कि ये एक इम्प्रेशन है जो वेवलेंथ को डिफरेंट टाइप्स की जो स्मॉल फ्रैक्शंस में ब्रेक कर देना, या अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स द रेज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी, जैसे भी चाहे वैसे बोल सकते हो, उसी को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम 2 तरीके का होता है। इस स्पेक्ट्रम के 2 तरीके में एक इमिशन देखा गया है और एक आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखा गया। इन दोनों स्पेक्ट्रम पर बात होती है। तो यहाँ पर आप ये जानिए कि अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब है कि लाइट पहले एब्जॉर्ब की और एब्जॉर्ब करने के बाद अपने अंदर से, ठीक है, यानी कि अपने अंदर से एक पर्टिकुलर टाइप की लाइट को इमिट किया, दैट इज एब्जॉर्प्शन। और ये एब्जॉर्प्शन हमेशा डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है जिसमें डार्क लाइंस होती है। यही क्वेश्चन पीजीटी में आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। पीजीटी का लेवल का ये क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ ध्यान देना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम डिपिक्ट द वेवलेंथ ऑफ द एब्जॉर्ब्ड बाय द ऑब्जेक्ट। पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पहले लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि वो लाइट डाली जाएगी उसके ऊपर, वो एब्जॉर्ब फिर अपने में से निकालेगा, वो एब्जॉर्प्शन हुआ। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है ये एक एग्जाम्पल इमिशन स्पेक्ट्रम का है। तो यहाँ पर हम लोग ये इमिशन स्पेक्ट्रम का नाम रख लेते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान देना। और ये स्पेक्ट्रम भी डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ही होता है, ये बात भी ध्यान देने वाली बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, द लाइट शोज द डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द सेवरल आइसोलेटेड शार्प लाइंस थ्रू द प्रिज्म। ये बात भी आपने पढ़ी होगी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने के लिए जो इक्वेशन का यूज किया गया वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए, इस इक्वेशन को रिड्स वैज्ञानिक थे, इसलिए वो RH कांस्टेंट यानी R जो कांस्टेंट है वो रिड्स के नाम से ही है। तो यहाँ पर न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, ये इज इक्वल टू, यानी कि न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू न्यू अपॉन C, यहाँ पर R और ब्रैकेट में 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, इस तरीके से हो जाता है। मॉडिफिकेशन अगर हम देखते हैं तो ये मॉडिफिकेशन भी आपको याद रहना चाहिए। ये पीजीटीज में उठाइए पेपर और देखिए, कई बार पीजीटी एग्जाम में ये पूछा गया है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पूछा गया है। इसी के साथ साथ अगर न्यू बार की बात करो तो ये वाला क्वेश्चन भी, मतलब ये सब फार्मूले आपको याद रहने चाहिए। ये सभी फार्मूले
आपको याद रहने चाहिए, जाने नहीं चाहिए। ठीक है, रिड्यूस्ड मास का फार्मूला आपको बहुत कम किताबों में मिलेगा, इसलिए फटाफट इस फार्मूले को जल्दी उठाइए, पेन और कॉपी नोट कर डालिए। कुछ ऐसी बातें जो आपने नहीं पढ़ी होंगी। यहाँ पर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और कैपिटल M जो है वो मास ऑफ द न्यूक्लियस है, तो म्यू इज इक्वल टू आपको म्यू इज इक्वल टू फटाफट स्मॉल m कैपिटल M याद हो गया होगा, नीचे स्मॉल m प्लस ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे सीधी पिलाई, मतलब जोड़ दीजिए, तो ये हो जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बोहर के फार्मूले को भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वन शॉर्ट वीडियो है। प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी क्या पैकेट्स में चलती है, उन पैकेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं, क्वांटा, और उसको हम लोग फोटोन के नाम से भी जानते हैं। तो क्वांटा और फोटोन को जानिए तो E इज इक्वल टू HC अपॉन E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा करके बताया गया होगा। यहाँ पर E इज इक्वल टू H इंटू न्यू भी बताया गया। इसकी वैल्यू H प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू भी खूब एग्जामिनेशंस में पूछी जाती है, तो भैया इसकी वैल्यू भी पूरी याद रखना, 6.62 इंटू 10⁻27 अर्ग सेकेंड याद रखना, बहुत आएगी वैल्यू, काम आएगी। 6.62 इंटू 10⁻27 अर्ग सेकेंड खूब पूछी है। जूल में है तो 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड में है, तो 34 वाली जूल सेकेंड वाली वैल्यू मुझे एग्जामिनेशन में ज़्यादा समझ में आई, ये वैल्यू ज़्यादा पूछी गई है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसी के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फार्मूला भी, ये वाला फार्मूला आप उठाइए पेपर, अभी की अभी देखिए 2009-10 में ये खूब आया है, ये वाला 1/2 यानी हाफ mv² मैक्सिमम H माइनस H न्यू, यहाँ तक का फार्मूला ये भैया खूब आया, रट डालो इसे, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेशन के लिए फायदा करेगा, एब्जॉर्ब एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए। बोहर एटॉमिक मॉडल में भी मुझे बहुत नहीं बताना है, पोस्टुलेट सब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में घूमेगा जिनमें एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर होगा, तो ये वैल्यू आपको पता ही ऑलरेडी। ठीक है, और एनर्जी का डिफरेंस भी इन्होंने बताया था, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 करके भी समझाया था, ये आपने फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ द रेडियस, ये भैया फार्मूले अब आप मान लो कि समझ लो आ गए, इन पर आप कुछ कर नहीं पाओगे, ये फार्मूला पक्का रखा हुआ मिलेगा आपको एग्जामिनेशन में, आप ये मान लीजिए 100% श्योर है। इस फार्मूले को कैलकुलेशन में ये पीजीटीज में सब पे लिख रहा हूँ, पीजीटी 100%, इनको डिट्टो आपको याद करना है। यहाँ पर मैं आपसे कोई छूट नहीं कहूँगा और कोई सलाह भी नहीं दूंगा, क्योंकि किसी भी चीज़ की तरक्की का कोई मंत्र नहीं होता, सबसे बड़ा मंत्र मेहनत होती है, मेहनत सबसे बड़ा मंत्र है आपकी सफलता का। तो दोस्तों याद रखिएगा, पीजीटी पर बेस्ट वीडियो है हमारी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। अब हम लोग चैप्टर वाइज ही चलेंगे और आपको उम्मीद है कि आप जरूर लाइक करेंगे इस चीज़ को। फुल प्रिपरेशन चलेगी, फुल तैयारी चलेगी और यहाँ से यहाँ तक कदम हमारे पीछे नहीं हटेंगे। मान लीजिए वेलोसिटी अगर पूछी जाती तो वेलोसिटी का फार्मूला भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैलकुलेशन वेलोसिटी की Vn इज इक्वल टू 2πe² ZK अपॉन NH होता है, और अगर हम लोग इसको तोड़ना चाहें तो फिर आप यानी कि रूट में भी ले सकते हैं, स्क्वायर को हटा करके रूट में भी Vn MVR यानी कि आपने देखा होगा अगर ऊपर वाले फार्मूले में MVR इज इक्वल टू NH/2π, तो उससे ब्रेकिंग करिए तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए सबसे ज़्यादा फार्मूला पूछा गया है वो भी मैं आपको बताऊं, तो आपको रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी, इनको कैलकुलेशन का फार्मूला रट लेना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा, जिससे कि एग्जामिनेशन में आपको मदद मिल पाए। और फार्मूला सबसे ज़्यादा एक ये एनर्जी का, एक ये एनर्जी का, मतलब ये लाइन तो आप कई बार पीजीटीज में देखेंगे, इन लाइनों पर आप विशेष तौर से ध्यान दीजिए, छोड़िए नहीं कतई, है ना। और उसके बाद आपको एक फार्मूला, ये मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ, कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू याद रखना, आपको वैल्यू याद रखने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 10 हो गया, 9 6 7 8, बिल्कुल सिंपल वैल्यू है, आप याद कर सकते हो, 10 9 6 7 8 ऐसे करके याद कर सकते हो। इसके बाद अगर स्पेक्ट्रम में लाइमन, बामर, पास्कन, ब्रैकेट, पी फंड ये सब पूछी जाती हैं सीरीज, तो यहाँ पर आपको इन सीरीज को जरूर याद कर लेना है। लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्कन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पी फंड सीरीज, ये सब सीरीज आपको जरूर याद कर लेनी है। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि इन सीरीज में आप समझौता बिल्कुल नहीं करिएगा, बिल्कुल कोई समझौता इन सीरीज में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ लाइमन, बामर, पास्कन, ब्रैकेट, पीफंड और हम्फ्री, ये रीजन जरूर याद कर लेना कि ये विजिबल रीजन में है, ये इंफ्रारेड में है, ये इंफ्रारेड में है, ये इंफ्रारेड, तो विजिबल और 3 इंफ्रारेड, फिर फार इंफ्रारेड, यानी कि पहला विजिबल हो गया, इंफ्रारेड हो गया, अल्ट्रावायलेट रीजन आना चाहिए, विजिबल हो गया, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर सही कर लीजिए, गलत छप गया है,
विजिबल अल्ट्रावायलेट हो गया, यहाँ पर यूवी रीजन लिख लीजिए पास्कल, लाइमन अल्ट्रावायलेट पहले थी, सॉरी ये थी अल्ट्रावायलेट, ओ सॉरी ये तो यहाँ पर आपका अल्ट्रावायलेट ये हो गया। तो अल्ट्रावायलेट विजिबल और उसके बाद इंफ्रारेड और सभी इंफ्रारेड है। तो पहले आपको पहला रीजन अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल और फिर बची हुई जितनी भी हैं वो इंफ्रारेड में याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो लाइमन, बामर, पास्कल, ब्रैकेट, पीफंड और हम्फ्री सीरीज को जरूर याद रखिएगा। इनके लिए N1 N2 आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बताने की जरूरत है। क्या बताने की जरूरत है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप इन वैल्यूज को देखो, यहाँ पर N1 1 तो आपको पता है और N2 भी पता है, ये सब वैल्यू N2 N1, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 एंड सो ऑन। लेकिन ये मिनिमम लैम्डा मिनिमम 1/r होगा, यहाँ आपका लैम्डा मिनिमम 4/r होगा, यहाँ लैम्डा मिनिमम 9/r होगा, यहाँ 16/r होगा, यहाँ 25/r। ये वैल्यू पीजीटीज में पूछी जाती है और आने वाले एग्जाम में पूछी जाएगी, इसलिए आप ध्यान देना कि ये वैल्यू आप याद रखना। ठीक है, अब यहाँ करना क्या है, आपको पता होना चाहिए कि भाई फार्मूला लगाना है सीधा सीधा लैम्डा मैक्स वाला, और फार्मूले से आपको कैलकुलेट कर देनी है। कैसे कैलकुलेशन करना है वो आप जानते ही हो। लैम्डा मैक्स की कैलकुलेशन का फार्मूला आप ये नोट कर लीजिए, और लैम्डा मिनिमम के कैलकुलेशन का फार्मूला N1² r, यहाँ पर N1 N2 दोनों का स्क्वायर और नीचे दोनों का -r याद कर लीजिए। तो ये आपको फार्मूले याद कर लेना है ट्रांजिशन का। अगर इस पर चाहते हो तो 100% लगा लीजिए जनाब। मैं चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो, समझ रहे ना, वन शॉट चल रहा है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से अगर आप लिमिटेशंस भी देखते हो तो लाइमन, बामर, पास्कल, ब्रैकेट, पीफंड, ये डबल पेज यहाँ पर प्रिंट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद है। डी ब्रोगली इक्वेशन आपको पता ही है कि लैम्डा इज इक्वल टू h/m इंटू वी होता है, या m इंटू सी भी लिखते हैं। तो ये फार्मूला भी आप याद रखना, लैम्डा इज इक्वल टू h/m इंटू वी। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है 6.62 इंटू 10⁻34, वो वैल्यू भी आपको पता है। डेविसन और जर्मर का फार्मूला भी याद रखना। एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन किसने किया था, इन्होंने किया था, डेविसन और जर्मर ने किया था। फार्मूला क्या दिया था, ½ mv² को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब दिखाया तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, mv² इज इक्वल टू, इसे 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। तो mv इज इक्वल टू 2√2eVm आ गया, और लैम्डा इज इक्वल टू हो गया, ये p के बराबर है, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/, इस तरीके के ये फार्मूला भी पीजीटी एग्जाम में पूछा गया साथियों। तो जरूर इस फार्मूले को भी आप नोट डाउन करिए कहीं ना कहीं पर। तो गागर में सागर भर रहा हूँ, इसको जरूर, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv और n लैम्डा इज इक्वल टू 2πr, ये भी ध्यान रखना, n लैम्डा इज इक्वल टू 2πr फार्मूला याद रखना, आएगा एग्जामिनेशन में, निश्चित तौर पर आपका एग्जाम आपकी मदद करेगा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताने की जरूरत नहीं है, इसमें डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज इक्वल टू ग्रेटर देन h/4π फार्मूला ही होता है, सिंपल सी बात है। और श्रोडिंगर को तो कई बार पूछा गया, इसको लैप्लेसियन ऑपरेटर के फॉर्म में भी लैप्लेसियन ऑपरेटर यानी कि डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करके भी पूछा गया है, जहां पर डेल स्क्वायर साई लैप्लेसियन ऑपरेटर है। अब ये इस पर आ जाइए, सिग्निफिकेंस, यहाँ पर बहुत मैंने क्वेश्चन कराए हैं और ये आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर इस पर अभी क्वेश्चन भी मैंने करवाया था अपने बैचेज में कि वे एक एक पॉइंट पीजीटी है, हर पॉइंट यहाँ पर पीजीटी है, नोट कर लो, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वन शॉट ऑफ स्ट्रक्चर एटम, पीजीटी का वन शॉट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वेव फंक्शन साई रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव, क्वेश्चन पूछा गया है, ये बात ध्यान रखना। साई स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, याद रखना, साई स्क्वायर इज द मैक्सिमम देन प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, द न्यूक्लियस इज द प्लेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये दोनों क्वेश्चन पीजीटी में आ चुके हैं, एनवीएस में भी आ सकते हैं, केवीएस में भी आ सकते हैं, बीपीएससी में भी आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, समझ लो, लिख दिया मैंने यार, 100% बिल्कुल फाइनल हो जाता है। ऑर्बिट ऑर्बिटल में डिफरेंस पता है, कोई जरूरत नहीं है मुझे बताने की, लेकिन हाँ बता दूं कि सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन प्रोवाइड द सेट ऑफ द नंबर कॉल्ड क्वांटम नंबर, इन दोनों की मदद से ही क्वांटम नंबर की कैलकुलेशन की गई साहब।
अब आप इसके बाद कहोगे नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर पर बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बतानी है कि एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो एनर्जी लेवल KLMN के बारे में बताता है, इसको 2n² से कैलकुलेट कर लेते हैं, सिंपल बात है। इसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर पर चले आए तो ये आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर शेप की जानकारी जरूर देगा कि ऑर्बिटल की शेप क्या, S के लिए 0 वैल्यू आएगी, P के लिए 1 आएगी, D के लिए 2 आएगी, F के लिए 3 चलेगी। और यहाँ पर आप ये बात ध्यान देना, एनर्जी इस क्रम में बढ़ती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी यही चलता है। अब S में, S सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, D सब सेल में 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, P सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, F सब सेल में 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जबकि S ऑर्बिटल में, P ऑर्बिटल में, अगर मैं ऑर्बिटल की बात करता हूँ, D ऑर्बिटल में, इन सभी ऑर्बिटल की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो इन F ऑर्बिटल में, इन सभी ऑर्बिटल में जनाब 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि सब सेल की मैं बात करता हूँ तो सब सेल में यहाँ पर अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। देखो S सब सेल में 2, D सब सेल में 10, P सब सेल में 6, F सब सेल में 14, ये सब याद रखना। और आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m से रिप्रेजेंट होता है, -l से लेकर के वैल्यू +l तक जाती है, 0 को इंक्लूड करते हुए, ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर को जब निकालते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये किसने दिया था, ये भी पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है अनबैक ने दिया था और एनबैक और गोल्डस्मिथ ने दिया था। तो ध्यान दीजिएगा इनके नाम पर, सिंबल S से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और स्पिन रिप्रेजेंट करता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक h/2πs, और अंडर रूट में ही S+1 भी यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ याद करने वाली बात यह है कि शेल जो है वो मेन क्वांटम नंबर, सब सेल जो रिप्रेजेंट करता है वो आपका L से रिप्रेजेंट करता है, और जबकि ऑर्बिटल जो होती है वो M से रिप्रेजेंट की जाती है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसलिए हर चीज़ पर मैं फोकस कर रहा हूँ। शेप ऑफ ऑर्बिटल आपको ऑलरेडी पता है कि S ऑर्बिटल स्फेरिकल होती है, P ऑर्बिटल डम्बल शेप होती है, और D ऑर्बिटल डबल डम्बल होती है। इनकी जो एक्सेस है वो भी याद रखना, x y y z z x और x² y² और z²। एक डायरेक्शन प्रॉपर्टी शो करती है, ये भी डायरेक्शन प्रॉपर्टी शो करती है, जबकि ये डायरेक्शनल होती है, जबकि S ऑर्बिटल डायरेक्शनल नहीं होती है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा नहीं लेकिन ये यूनी डायरेक्शनल है ना, ओनली वन यूनी डायरेक्शनल, ठीक है ओनली वन यूनी डायरेक्शनल, तो ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है। F ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेटेड होती है और इसकी वैल्यूज आपको पता है कि L- जो भी M की वैल्यूज है उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। इन पर भी पीजीटीज में क्वेश्चन बहुत आता है, हद से ज़्यादा क्वेश्चन आता है पीजीटीज में। नोड कैसे निकालते हैं, रेडियल नोड को n-l-1 से निकालते हैं और एंगुलर नोड को L के बराबर ही मानते हैं। टोटल नोड n-1 के बराबर हो जाते हैं, रेडियल नोड और एंगुलर नोड को जोड़ दिए टोटल नोड आपके आ जाएंगे। तो इस पर भी क्वेश्चन पीजीटीज में 2024 लिख लीजिए, मजा आ जाएगा आपको, बिल्कुल 100% मजा आएगा। अबव प्रिंसिपल आपको पता ही है कैसे लिखा जाता है, n+l रूल भी आपको पता है, अबव प्रिंसिपल भी जानकारी आपको है, तो यहाँ पर समय नहीं गवाऊंगा। लेकिन पाउली एक्सक्लूजन पर क्वेश्चन पीजीटीज में पाउली पर क्वेश्चन जरूर आते हैं कि n की वैल्यू दे दी LMS, यहाँ पर 2 1 0 और +½ ऐसे करके वैल्यूज दे करके मैच करवाते हैं, तो वो क्वेश्चन पाउली के जरूर कर लीजिएगा। हुन्स के रूल में भी क्वेश्चन आए हैं ऐसे करके, p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है ना, 3s और p दे दिया, भरने का तरीके पर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, इस बात का ध्यान दीजिए। हुन्स रूल में हमेशा वही ध्यान रखना है कि पहले अनपेयर्ड फिर पेयरिंग होती है। हुन्स रूल यही कहता है कि पेयरिंग पहले फिर अनपेयर, पहले वो जिस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन दिया गया वहीं से, अब उल्टा सीधा दोनों एक समान हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ये भी सही है, ये भी कन्फिग्रेशन सही है, ये बात ध्यान दीजिए। इसी के आगे कंटिन्यूएशन में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको सभी आने चाहिए, इतना मेरे जानकारी में जो थी वो मैंने आपको जानकारी दी, और साथ ही साथ मैं कुछ पॉइंट जो और आपको बता दे रहा हूँ कि जो नोट्स और रेडियल नोट्स जो पूछे जाते हैं उन पर भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कहीं पर जो है वो एक्सेस बना करके दे दी जाए, जैसे मान लीजिए ये पूछा जाए कि ये बताइए कि यहाँ पर कौन सा, ये अगर मैंने ऐसे करके बना दिया, ऐसे करके बना दिया ये, तो आप नोट कर रहे हैं कि क्रॉस यहाँ पर हुआ, तो केवल एक नोड ही है, यहाँ पर 1 नोड है।
और अगर यहाँ पर दो, तो ये सेकंड नोड हो गया, ये 1 नोड हो गया, ये आपका सेकंड, तो इसमें 2 नोड हो जाते हैं। तो एक्सेस को जहाँ पर क्रॉस करता है, एक्सेस को जहाँ पर कोई भी ऑर्बिटल की वेव क्रॉस करती है, वही इसके नोड कहलाते हैं। तो नोड आप ऑटोमेटिकली पहचान लेंगे। और अगर इस तरीके से चलते हैं, मान लीजिए ऐसे करके हो गया, तो यहाँ पर 1 2 3 नोड हो जाते हैं। इस तरीके से हम नोड को पहचानते हैं। और अगर नोड ऐसे दिया गया, मान लीजिए ऐसे, तो यहाँ पर कोई नोड नहीं, 0 नोड कंसीडर हो जाएगा।